नमस्कार। आज हम एक अहम कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये अभिषेक पटेल के दिए एक सारांश पर आधारित है। उपन्यास का नाम है प्रेमी की स्मृति में, दो सहेलियों की कहानी। जी, हमारे पास अभिषेक पटेल का ये सारांश मौजूद है और इससे ना कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, जो अहम मोड़ हैं और उसके पीछे के जो विचार हैं, उसकी एक अच्छी तस्वीर मिलती है। खासकर ये कि कैसे कोई नुकसान, कोई क्षति और यादें दो लोगों को जोड़ सकती हैं, वो भी बिल्कुल अनजाने तरीके से। हाँ, और आज हम इसी ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कौन है ये किरदार, उनकी दुनिया कैसी है, कहानी आगे कैसे बढ़ती है, और सबसे जरूरी वो कौन से गहरे विषय हैं जिन्हें उठाया गया है। और इसमें जो सबसे खास बात है वो है शोक और हास्य का अजीब सम्मेल। बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे दो औरतें जिन्होंने एक ही आदमी को खोया है, इस एक जैसे नुकसान के बाद एक दूसरे से जुड़ती हैं। ये स्थिति वाकई दिलचस्प है ना। सोचिए जरा, एक आदमी है, दो औरतें उसे अपने अपने ढंग से प्यार करती थीं, बहुत गहरा प्यार। और फिर अचानक उसकी मौत हो जाती है। कहानी वहीं से शुरू होती है जब ये दोनों मिलती हैं और हालात उन्हें कैसी साझेदारी में डाल देते हैं जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। है ना सोचने वाली बात। और ये भी सुनने में आया है कि इस उपन्यास को शोक पर लिखी सबसे मजेदार किताब कहा गया है। जी, ये अपने आप में ही कितना विरोधाभासी लगता है और यही बात उत्सुकता जगाती है। तो चलिए फिर देर किस बात की, इस कहानी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस से। हमारी मुख्य पात्र है जूलिया। हाँ, करीब 30 साल की है, ज्वेलरी डिजाइनर है और उसकी जिंदगी में ना अचानक सब कुछ बदल गया है। हाँ, कहानी की शुरुआत में ही एक गहरे दुख का माहौल है। जूलिया की जिंदगी एकदम खाली सी हो गई है। वजह है गेब, जो उसका पहला प्यार था और बाद में उसका सबसे करीबी दोस्त बन गया। उसकी अचानक मौत हो गई है। गेब एक इंडी म्यूजिशियन था, उभरता हुआ। तो गेब का जाना जूलिया के लिए सिर्फ एक दोस्त या एक्स बॉयफ्रेंड का जाना नहीं है। ये शायद उसके अपने अतीत का, उसकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा खोने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। गेब सिर्फ एक याद नहीं है, वो जूलिया के वजूद का हिस्सा बन चुका था। अक्सर पहला प्यार ऐसा ही होता है, क्यों? वो आपकी रगों में बस जाता है। हाँ, सही कहा। तो उसकी मौत जूलिया को पूरी तरह से तोड़ देती है। सारांश यही बताता है कि वो एकदम गहरे शोक में डूब जाती है, दुनिया से जैसे कट सी जाती है। और इसी दुख के बीच गेब के अंतिम संस्कार में वो एक भाषण देती है। मुझे लगता है वो पल कहानी के लिए बहुत अहम है, एक नींव रखता है। जी, वो सिर्फ अपना दुख नहीं बता रही, वो शायद अपनी उस भावनात्मक यात्रा की शुरुआत कर रही है, दुनिया के सामने अपने बिखरे हुए हिस्सों को समेटने की कोशिश। बिल्कुल। वो भाषण एक तरह से कबूलनामा है कि हाँ, नुकसान हुआ है और ये बहुत गहरा है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अच्छा। क्योंकि इसी माहौल में जब वो इतनी कच्ची, इतनी वल्नरेबल है, उसकी मुलाकात होती है कहानी के दूसरे अहम किरदार से, एलिजाबेथ, जो ब्रिटेन से है, लंदन में रेस्टोरेंट चलाती है और गेब की हालिया प्रेमिका थी। हाँ, सोचिए वो माहौल, अंतिम संस्कार, गेब की एक्स गर्लफ्रेंड जो अब बेस्ट फ्रेंड थी और उसकी करंट गर्लफ्रेंड आमने सामने। कितनी अजीब, कितनी तनाव भरी स्थिति होगी। यकीनन दोनों एक ही इंसान के लिए शोक मना रहे हैं, पर उनके रिश्ते कितने अलग थे। जूलिया का रिश्ता था अतीत का, गहरी दोस्ती का। एलिजाबेथ का रिश्ता था वर्तमान का, भविष्य के सपनों का। तो शुरू में हिचकिचाहट तो होगी ही, एक अजीब सी चुप्पी। हाँ, बहुत स्वाभाविक है। वो एक दूसरे के लिए क्या है, दुश्मन या दुख में साथी या सिर्फ अजनबी? ये सवाल उनके मन में जरूर होंगे। लेकिन फिर वो छोटी सी घटना होती है बाथरूम में टैम्पॉन मांगने वाली। हाँ, सुनने में कितनी मामूली लगती है, पर शायद वही उस भारी माहौल को थोड़ा हल्का करती है ना? वो उनके बीच पहला रोजमर्रा का मानवीय संपर्क होता है, उस औपचारिक दुख से हटकर। सही कहा। और ये छोटी सी घटना एक बड़े पल के लिए जमीन तैयार करती है। जब एलिजाबेथ जूलिया से कहती है, अंग्रेजी में कहती है, I know exactly who you were to Gabe। मुझे ठीक ठीक पता है कि तुम गेब के लिए कौन थी। जी, इस एक लाइन में बहुत कुछ है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये शायद एक तरह की मान्यता है। जूलिया के रिश्ते की गहराई को मानना, गेब की जिंदगी में उसकी जगह को स्वीकार करना। ये लाइन तनाव कम भी कर सकती है और शायद बढ़ा भी सकती है। क्या पता इसमें कोई छिपा मतलब हो, या बस सीधी बात ही जो उस वक्त कहनी पड़ी। कहानी शायद इसी उलझन में आगे बढ़ती है। बिल्कुल, ये उनके उस जटिल रिश्ते की बस शुरुआत है। इसके बाद कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जूलिया को लंदन जाना पड़ता है। हाँ,
गेब की माँ उसे भेजती है ना? कि माँ उससे कहती है कि लंदन जाकर गेब का सामान ले आओ, उसका गिटार, उसकी निजी चीजें, यादें। ये एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। और जूलिया मान जाती है। ये दिखाता है कि गेब उसके लिए अब भी कितना अहम है। शायद वो भी गेब से जुड़े रहने का कोई बहाना ढूंढ रही थी। और लंदन में जाहिर है उसकी मुलाकात फिर से एलिजाबेथ से होती है और यहीं से उनके बीच वो रिश्ता बनना शुरू होता है, जिसे सारांश में बहुत अच्छे से कहा गया है, अनचाही साझेदारी, एक रिलक्टेंट पार्टनरशिप। अनजाई, हाँ, क्योंकि ये उन्होंने चुना नहीं, हालात ने उन्हें साथ ला दिया। और साझेदारी क्योंकि गेब की विरासत, उसकी यादें, उसका सामान, इसे समेटने में वो अब एक टीम है, भले ही हिचकिचाते हुए। क्या मुश्किलें आई होंगी इस साझेदारी में? मुश्किलें तो कई होंगी, जैसे गेब की यादों पर किसका ज्यादा हक है, उसे कौन बेहतर जानता था, उसकी चीजों का क्या करें, ये सारे सवाल तनाव पैदा कर सकते थे। लेकिन यहीं कहानी का वो पहलू सामने आता है जिसे कहा गया है रिलेशनशिप पोस्टमार्टम। ओके, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। रिश्ते का पोस्टमार्टम मतलब क्या है इसका कहानी में? हाँ, एक तरह से वही। गेब के जाने के बाद जूलिया और एलिजाबेथ मिलकर गेब के साथ अपने अपने रिश्तों को कुरेदती हैं, उसकी बातें, उसके सपने, उसकी कमजोरियां, उसकी अच्छाइयां, सब कुछ। अच्छा। वो पीछे मुड़कर उस इंसान और उन रिश्तों का विश्लेषण करती हैं जो अब है नहीं। ये दुखदाई हो सकता है क्योंकि पुरानी चोटें उभर सकती हैं, गलतफहमियां सामने आ सकती हैं। पर क्या ये सिर्फ दुखदाई ही होता है या इसमें कुछ और भी होता है? शायद सच को कबूल करने का कोई तरीका? दोनों बातें हैं। दुखदाई है क्योंकि उस इंसान की कमी और रिश्ते के अधूरेपन का एहसास बार बार होता है, लेकिन ये एक तरह से आज़ादी भी दे सकता है। आप उन सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं जो शायद गेब के जीते जी कभी पूछे ही नहीं गए। और इस पूरी प्रक्रिया में जूलिया और एलिजाबेथ सिर्फ गेब को नहीं बल्कि एक दूसरे को भी बेहतर समझने लगती हैं। और यही वो कहानी का अनोखा हिस्सा आता है, हास्य, मजाक। वो कैसे? इस पोस्टमार्टम में हंसी की गुंजाइश कहाँ से निकलती है? ये हंसी शायद गेब की यादों से जुड़ी हो सकती है, उसकी कोई मजेदार आदत, कोई अजीब बात, या फिर ये उनकी अपनी हालत पर हो सकती है। मतलब दो औरतें, एक मरे हुए प्रेमी की यादों के इर्द गिर्द। कभी कभी होता है ना, इंसान बहुत दुख में भी हंस पड़ता है, शायद सिर्फ इसलिए ताकि वो उस दुख के बोझ तले दब न जाए। हाँ, जैसे खुद का मजाक उड़ाना या एक दूसरे पर हल्के फुल्के ताने मारना। सारांश में लिखा है कि उनकी बातों में हंसी मजाक वाली बहसें होती हैं और कभी-कभी इमोशनल टकराव भी। ये जो मिला जुला सा है, यही इसे असली बनाता है। बिल्कुल, जिंदगी ऐसी ही तो होती है। दुख और सुख, आंसू और हंसी सब साथ साथ चलते हैं। ये कहानी शायद यही दिखाती है कि शोक का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त रोते रहें या उदास रहें। सही। शोक की प्रक्रिया में हंसी भी एक अहम हिस्सा हो सकती है, एक राहत, एक सांस लेने की जगह। और शायद इसीलिए इसे शोक पर लिखी सबसे मजेदार किताब कहा गया है। ये टैगलाइन ही अपने आप में एक बयान है। ये उस सोच को चुनौती देती है कि भाई शोक तो हमेशा गंभीर और अंधेरा ही होना चाहिए। जी, यहाँ हास्य दुख को कम नहीं आंक रहा, बल्कि उसे सहने का एक मानवीय, एक इंसानी तरीका बता रहा है। सही कहा। ये हास्य कहानी को भारी और बोझिल होने से भी बचाता है ना? ये किरदारों को और शायद पढ़ने वाले को भी सांस लेने की जगह देता है। हाँ, और ये याद दिलाता है कि दुख के अंधेरे में भी इंसानियत की रोशनी मिल सकती है, गर्माहट, समझ और हाँ, हंसी भी। सारांश की वो लाइन बहुत अच्छी है, कभी-कभी हंसी ही शोक से निपटने का सबसे सच्चा तरीका होती है। बहुत गहरी बात। तो जैसे जैसे जूलिया और एलिजाबेथ गेब की यादों के इस पोस्टमार्टम से गुजरती हैं, हंसी और आंसुओं के बीच अपना रास्ता बनाती हैं, उनके बीच का रिश्ता कैसे बदलता है? वो जो अनचाही साझेदारी थी, क्या वो दोस्ती में बदलती है? हाँ, धीरे धीरे उनके बीच एक समझ पैदा होती है, एक इज्जत। वो एक दूसरे में शायद वो देख पाती हैं जो कोई और नहीं देख सकता। गेब को खोने का एक जैसा दर्द, पर अलग अलग नजरियों से। ये दोस्ती शायद वैसी पारंपरिक दोस्ती नहीं है। इसमें अब भी थोड़ी नोक-झोंक हो सकती है, थोड़ा ताना बाना, लेकिन उसके अंदर एक गहरा कनेक्शन बन जाता है। ये सोचना भी कितना अजीब है, जिस आदमी की वजह से उनमें एक तरह की दुश्मनी हो सकती थी, उसी की यादें उन्हें जोड़ रही हैं। ये जो महिला संबंध है, फीमेल बॉन्डिंग, उसका एक बहुत ही अलग चित्रण है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि औरतें सिर्फ एक दूसरे की दुश्मन नहीं होती, खासकर जब बीच में कोई मर्द हो। वो एक दूसरे की ताकत बन सकती हैं, सहारा बन सकती हैं, खासकर मुश्किल वक्त में। ये कहानी शायद इसी बनी बनाई सोच को तोड़ती है
और एक ज्यादा उलझी हुई, ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखाती है। अब कहानी के अंत की तरफ आते हैं। सारांश कहता है कि इसका अंत कोई पारंपरिक क्लोजर या पूर्ण समापन के साथ नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ? क्या उन्हें शांति नहीं मिलती? देखिए, क्लोजर का जो आइडिया है ना, वो अक्सर कहानियों में होता है। असल जिंदगी में खासकर इतने बड़े नुकसान के बाद सब कुछ एकदम सुलझ नहीं जाता। हाँ, ये तो है। ये वापस नहीं आने वाला। ये सच्चाई जूलिया और एलिजाबेथ को माननी पड़ती है। तो शायद क्लोजर का मतलब यहाँ ये नहीं है कि दर्द खत्म हो गया, बल्कि ये है कि उन्होंने उस दर्द के साथ जीना सीख लिया है। तो कोई ऐसा जादुई पल नहीं आता कि सब ठीक हो गया। वो बस अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, गेब की यादों को साथ लेकर। हाँ, और यही बात इस कहानी को ज्यादा असली और शायद ज्यादा असरदार बनाती है। अंत एक उम्मीद देता है, पर झूठी उम्मीद नहीं। ये दिखाता है कि जिंदगी चलती रहती है, भले उसमें खालीपन हमेशा रहे। वो गेब को भूलती नहीं है, बल्कि उसकी यादों को अपनी आगे की जिंदगी का हिस्सा बना लेती हैं। वो जीने के नए तरीके ढूंढती हैं, खुशी के नए मतलब तलाशती हैं। ये संदेश काफी मजबूत है कि अधूरेपन के साथ भी जिया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा से मुख्य विषय निकालें, थीम्स, तो वो क्या होंगे? सबसे पहला और सबसे साफ विषय तो है प्रेम और हानि का, लव एंड लॉस। पहला प्यार खोने का दर्द और उस नुकसान से उभरने की वो लंबी उलझी हुई प्रक्रिया। ये दिखाता है कि प्यार सिर्फ खुशी नहीं, गहरे जख्म भी दे सकता है। दूसरा जरूर महिला संबंध होगा, फीमेल बॉन्डिंग। जैसा हमने बात की, दो औरतों का रिश्ता जो अजीब हालात में बनता है और पनपता है, दुश्मनी जैसी शुरुआत से आपसी समझ और सहारे तक पहुंचता है। ये काफी अच्छा है। तीसरा और शायद सबसे अनोखा, शोक और हास्य का मेल, ग्रीफ एंड ह्यूमर। ये कहानी उस सोच को चुनौती देती है कि शोक कैसा दिखना चाहिए या महसूस होना चाहिए। ये हास्य को दुख से लड़ने का एक जायज और जरूरी तरीका बताती है। और आखिर में जीवन का नया नजरिया अपनाने का विषय, नुकसान और अधूरेपन को स्वीकार करना और उसके बावजूद जिंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते खोजना। ये हिम्मत और उम्मीद की कहानी भी है। हाँ, ये सारे विषय मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो इंसानी जज्बातों की उलझन और रिश्तों की अनिश्चितता को दिखाती है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो अभिषेक पटेल का ये सारांश हमें प्रेमी की स्मृति में दो सहेलियों की कहानी की एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां गेब नाम के एक आदमी की मौत दो बिल्कुल अलग औरतों, जूलिया और एलिजाबेथ, को एक अजीब सी अनचाही साझेदारी में ला खड़ा कर दिया। जी। और लंदन में गेब की यादों को समेटते हुए वो न सिर्फ गेब के अलग अलग रूपों को जानती हैं, बल्कि एक दूसरे को भी समझने लगती हैं। और इस सफर में वो शोक, दोस्ती, हास्य और जिंदगी की कड़वी मीठी सच्चाइयों का अनुभव करती हैं। कहानी हमें सिखाती है कि गहरे दुख के बीच भी हंसी मिल सकती है और कैसे एक जैसा नुकसान लोगों को बड़े अनजाने तरीकों से जोड़ सकता है। वाकई एक बहुत सोचने पे मजबूर करने वाली कहानी लगती है ये। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे दुखद हालात भी कैसे अनजाने, अप्रत्याशित रिश्तों को जन्म दे सकते हैं। और ये सवाल भी कि क्या शोक हमेशा सिर्फ एक अंधेरी सुरंग ही होता है, या जैसा इस कहानी में लगता है उसमें इंसानी जुड़ाव की, आपसी समझ की और हाँ, यहाँ तक कि हंसी की वो टिमटिमाती हुई रोशनी भी छिपी हो सकती है। वो रोशनी जो हमें उस अंधेरे से बाहर निकलने और आगे बढ़ने की हिम्मत दे। ये कहानी इसी उम्मीद पर सोचने को मजबूर करती है।